प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में विज्ञान की कापियाँ कैसे लिखना है, विज्ञान की कापियाँ लिखने का सही तरीका क्या होता है, और बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कापियां लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ में दोस्तों यही बताऊंगा कि विज्ञान में जो आए हुए चित्र होते हैं उस चित्र को कैसे बनाना है, चित्र को बनाने का सही तरीका क्या होता है, और मैं प्यारे बच्चों आप सभी को बोर्ड के पेपर में विज्ञान की कापियां लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से विज्ञान की कापियां लिखोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और बोर्ड में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले इस मॉडल पेपर को समझते हैं। ये क्लास 10 के बच्चों का ये अब की बार का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। इसी तरीके का मॉडल पेपर आप सभी को बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों, आप सभी खंड क को हल करना है, और अब की बार खंड क को हल करने के लिए आपके पास 20 MCQ रहेंगे, जिनको MR पे हल करना है। ठीक है, ये 2022 के बच्चों का ओरिजिनल पेपर है, और पेपर का कोड देख सकते हो 824 BO है। ठीक है, मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा कि बोर्ड की परीक्षा में कॉपियां किस तरह से लिखेंगे, और कॉपियां लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। इसके लिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस मॉडल पेपर को हल करके देख लेते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये क्लास 10 के बच्चों का विज्ञान का ये वायरल मॉडल पेपर है, और पेपर का कोड देख सकते हो 824 BO कोड है। ठीक है, आओ सबसे पहले प्यारे बच्चों इस पेपर में जो MCQ दिए गए हैं उसको सबसे पहले हल करते हैं। ठीक है, जो खंड क दिए गए, पार्टे दिए गए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वह दर्पण कौन सा हो सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने से सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हल करना है जैसे मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोग आराम से इसी तरीके से हल करना है जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो, खंड क लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देना। हालांकि इस क्वेश्चन को आप सभी को आंसर यहाँ पे OMR पे देना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां के लोग करवा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन कॉपियां कैसे लिखना है ये देख लो। ठीक है, अंत तक बस खाली बने रहो। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे समतल अथवा उत्तल दर्पण, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, समान आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। ये होता है मेरे बच्चों, समान आंख के जो दूरबिंदु होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। और इस पेपर को भी तैयार कर लो, क्योंकि अब की बार का जो पेपर है ना मेरे बच्चों, इसी तरह के आएगा, इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो समान आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? अनंत लिख देंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? Q बराबर क्या होता है बच्चों? Q बराबर I × T होता है। I का मान क्या दे रखा है? 2 एम्पियर, और समय की मात्रा 2 सेकंड दे रखा है। क्या हो जाएगा? 4 कूलाम हो जाएगा। 4 कूलाम ऑप्शन नंबर पहले यहाँ पे सत्य हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 4 कूलाम। समझ में आ गया? अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ सकते हो कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? ये हम करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब प्यारे बच्चों आइए समझते हैं कि बोर्ड के पेपर में जो आपसे लिखित क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे हल करोगे। उसको हल करने का सही तरीका क्या होता है, चित्र कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस खाली वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम को लिखना है, और इसके आधार पर एक ओम की परिभाषा भी देना है। कैसे करोगे? जब ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। आप लोग आराम से हल करना इसको। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना ही हल करना। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, और आपको बोर्ड के पेपर में प्यारे बच्चों ओनली टू ओनली ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, दूसरा अदर किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, ओम का नियम लिखेंगे। यदि किसी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, लंबाई इत्यादि में कोई भी चेंज ना हो, स्थिर हो, तो
किसी विद्युत धारा में, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होगा उस धारा के समानुपाती हो जाएगा। V बराबर I इंटू आर हो जाएगा, या हम ये लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल R लिख सकते हैं, और यहाँ पे I लिख सकते हैं, और यहाँ पे R हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे नियतांक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी के आधार पर क्या करना है, हमें 1 ओम की परिभाषा देना है। कैसे दोगे बच्चों, समझो। 1 ओम की परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें ये लिखेंगे कि यदि किसी चालक में, क्या लिखेंगे, कि यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर देने पर उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, और ओम का ये साइन होता है, ठीक है, ये प्रतिरोध का मात्रक भी होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। कैसे करोगे, समझो बात को। यहाँ पे हेडिंग लगाओगे चुंबकीय बल रेखा, क्या हेडिंग लगाओगे, चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म निम्नलिखित है। लिखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर के दक्षिणी ध्रुव तक चली जाती है। क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुस जाती है, चली जाती है। समझ में आ गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापिया लिखना है। कापिया कैसे लिखना है, सेम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। बताऊंगा अंत में कापिया लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। चित्र कैसे बनाना है इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। आप लोग बस खाली वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, यह एक न्यूमेरिकल दिया गया। क्या है, यह एक न्यूमेरिकल है। इसको कैसे करेंगे कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उपयुक्त किरण बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे एफ का मान यहाँ पे दिया गया है। हमेशा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण निगेटिव होगा, -16 हो जाएगा। यू का मान भी निगेटिव होगा, 8 हो जाएगा। हम यहाँ फॉर्मूला जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u, और यहाँ पे एफ और यू का मान रख दो। v का मान यहाँ से निकल करके आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। अब कहाँ बनेगा भैया, ये बन जाएगा दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में बनेगा। समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों अगला हमारा जो क्वेश्चन है सेम यही वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं भैया क्या बोला जा रहा है। अगला में हमारे 2 क्वेश्चन दिया गया है, या तो आप इसको करो या तो आप इसको करो। तो मैं किसी एक को बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको बता दिया कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से के सामने 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृत किरण आरेख के माध्यम से खींच करके बताइए। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फोकस का मान निगेटिव हो जाएगा -20, यू का मान भी -20 है। लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u। लगा दोगे एफ और यू का मान रख दो यहाँ पे 1/20 और 1/20 रख दोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरीके से क्या कर लोगे, अपने यहाँ पे फिगर बना दोगे, आर्ट बना दोगे, यहाँ पे डायग्राम बना दोगे। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापिया हल करना है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ कि विद्युत शक्ति से क्या समझते हैं, ठीक है, क्या मतलब होता है। और 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के बेंच से जुड़ा हुआ है, तो गणना करना है धारा का, फिर प्रतिरोध का, फिर ऊर्जा का। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग लगा के कि प्रश्नोत्तर संख्या सरका का ख का अथवा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ब्लैक पेन से, या आप स्केच का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला स्केच का इस्तेमाल करते हो। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें लिखेंगे विद्युत शक्ति। क्या होता है भैया, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या बोलेंगे, P = W/T यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से आप सभी को क्लीन लिखना है, गोल लिखना है, बढ़िया से लिखना है, तभी जाकर के अच्छे नंबर मिलेंगे, तभी जाकर के अच्छे नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को हल करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया P का मान 200 वाट दिया गया है, और V का मान हमारे पास कितना दिया गया है, 250 वाट दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हीटर में तार का प्रतिरोध निकालना है। सभी को पता है भैया, धारा निकालना है। तो P बराबर क्या होता है, V × I होता है। और यहाँ पे हम I कैसे निकाल सकते हैं, 200 में से 250 से डिवाइड कर दोगे, 0.8 निकल करके आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम मीटर का तार का प्रतिरोध निकाल सकते हैं ओम के नियम से। V = I × R। हम यहाँ से R का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और V का मान पता है क्या होता है भैया, यहाँ पर दिया गया है 250 दिया गया है, I का मान आपने निकाल लिया यहाँ से 0.8, इस तरह से क्या हो जाएगा 31.25 यहाँ से ओम निकल करके आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं कि 10 घंटे में जो भी हमारी बिजली खर्च हुई है वो कितना हुई है। P = W/T रखोगे, यहाँ से W का मान क्या हो जाएगा, P × T हो जाएगा। P × T, P का मान दिया गया 200 और T का मान दिया गया 10, यहाँ पर रख दो, 2 किलो जूल निकल करके आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
एक बात देखो, ये क्वेश्चन देखो, दिश धारा अथवा प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर होता है। विद्युत मोटर की संरचना, रचना एवं कार्यविधि का स्पष्ट बारे में लिखना है। या तो ये करो या तो नीचे वाला करो, दोनों बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो विद्युत मोटर, देखो ये पूछा गया ना विद्युत मोटर, ये देखो विद्युत मोटर है, ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखा गया है। कैसे मोटर का चित्र बनाना है मैं आप सभी को इसका मैं एक अलग से अभी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, बस देख लो। विद्युत मोटर होता है, इसमें विभक्त वाले वगैरह क्या होता है, इसमें सब कुछ मैं आप सभी को ऑलरेडी बताऊंगा। आप लोग बस खाली वीडियो के अंत तक देखते रहो, ठीक है। इसमें हम ये लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। एक हाथ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन कार्यों पर डिपेंड करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो अथवा लंबवत हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या होता है भैया, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार मैं आप सबको फिगर दिखा दे रहा हूँ, देखो फिगर मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के ये बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम सेम यही वाला है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिगर बनाना है बढ़िया तरीके से, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, ठीक है। जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा और अंगूठा क्या बताएगा, हमारा चुंबकीय बल बताना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया इसी में से कि धारावाही चालक पर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। इसका जो मान होगा सबसे पहले तीव्रता पर डिपेंड करेगा, ठीक है, चालक की लंबाई पे करेगा और चालक में बहने वाली धारा पे करेगा, उसकी दिशा पे करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की एंगल पे कर देगा, क्लियर, समझ में आ गया। अब जब ये देखते हैं कि भैया जब समांतर होगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा और जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। एफ का मान निकालना है, ए बराबर क्या होता है, बी एल साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा का मान रख दो भैया, क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ का मान 0 हो जाएगा। और जब 90 रखो तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, बी आई एल हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापियाँ लिखना है, एकदम जैसे बता रहा हूँ इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कापियाँ लिखना है। अब आगे पहले बच्चों बात करते हैं अगले नंबर सेक्शन की तरफ, खंड ख की तरफ, पार्ट बी की तरफ। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम डाई सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो NaHSO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये जो रिएक्शन दिया गया है किस प्रकार का रिएक्शन है इसके बारे में बताना है। तो यह क्या है भैया, यह एक विस्थापन अभिक्रिया, कई बार हमने बताया हुआ है। ये फेरस का 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। एल्युमिनियम का यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है। मैंने क्या हो जा रहा है, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं, यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, इसको यहाँ पे लिख दो, विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं एनोडिंग। क्या बोलते हैं, एनोडिंग बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो एनोडिंग। अब हम बात करते हैं भैया कि कहाँ पे लिखने की तरीका क्या होता है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक एग्जांपल दीजिए। जितना बता रहा हूँ उतना ही बोर्ड के पेपर में आएगा, बाहर से नहीं आएगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एग्जांपल दीजिए। कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे वियोजन अभिक्रिया, क्या लिखोगे, जब एक बार टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वह क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्यारे बच्चों ये जल देख रहे हो ना, जब जल को आप गर्म करो, क्या करोगे, जब जल को गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, जल के पार्टिकल आपस में टूट जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएंगे, यानी खंडन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या होती है, उपयोग क्या होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे, कई बार हमने बताया है भैया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हैं। यदि विशुद्ध जिप्सम को क्या करेंगे, विशुद्ध जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। क्या होता है, CaSO4.2H2O। आप याद कर लो कि यदि विशुद्ध जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो क्या होता है, हमारा जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, परिणामी जो पदार्थ होता है उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। साथ में हमें जल भी मिलता है, क्या मिलता है, हमें साथ में जल भी मिलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O मिल जाता है। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं भैया, इसका यूज हम टूटी हुई हड्डियों को सही जगह करने पर किया जाता है, मूर्तियां बनाने में करते हैं, ठीक है, खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया ये पूछा जा रहा है कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण के 2 उपयोग लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए। आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6वां के ग, यहाँ पे लिख देंगे संक्षारण। इसमें ये लिखेंगे कि जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा नमी की उपस्थिति में धातु जो होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, इसी को तो हम संक्षारण बोलते हैं। जंग लगने की जो प्रोसेस होती है उसी को संक्षारण बोला जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले पीले हो जाना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन IPSC नाम से पूछा गया है और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्डो और CH3 ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका एक्टेनोन या डाइमेथिल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया Br से पूछा गया है CH3 C2 CH2 Br, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, इसकी दो लाभ लिखिए। यहाँ पे लिख दो भैया, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के समानता के आधार पर समस्त तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। क्लियर, समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में हर साल आता है। या तो आप ये करो या तो आप ये करो, दोनों में से किसी एक कॉल करना है, दोनों कॉल नहीं करना है। मैं आपको अथवा वाला करा देता हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का क का अथवा कैसे करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे कि एथेनाइल सोडियम के साथ क्या करोगे, एथेनॉल को जब सोडियम के साथ गर्म करोगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले एथेनॉल का फार्मूला लिखोगे, ये होता है सोडियम का, ये फार्मूला होता है क्या, मतलब ये हमारा रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे ये कर देंगे, एथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जब गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड, ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का आपस में क्रिया कराओगे हमारा क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, साथ में हमें जल भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारा क्वेश्चन दिया गया है एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एथेनाइक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। क्लियर, साथ में हम CO2 और H2 मिलेगा, H2 मिल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देख लेते हैं, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए, कहाँ का यूज होता है। सबसे पहले हम इसका उपयोग उद्योग में कर सकते हैं, साथ में उच्च सांद्रता को कम करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी बोर्ड के पेपर में कापियां लिखना है। क्लियर। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षारक आपस में परस्पर कैसे क्रिया करते हैं, एग्जांपल दीजिए। अम्ल और क्षारक भैया कैसे करते हैं, तो धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो अम्ल के शेष भाग के साथ मिलकर के धातु एक यौगिक बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। इसको क्या बोलते हैं, हम लवण बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, इसे एक एग्जाम्पल लिख देंगे, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल आप लिख देना जो आपके दिमाग में आए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, सेक्शन सी को हल कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे हल करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसको भी आराम से समझ लो। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे खंड का, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जिन प्ररूप कैसा होता है, ये टीटी टाइप का होता है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे टीटी। ठीक है, अब अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक होता है, ये होता है CO2 भी होता है, जल भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य की रोशनी भी होती है। ठीक है, तो सभी के सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी यहाँ पे ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है भैया, ये होता है कहाँ पे भैया, ये होता है ब्रिक में होता है। कहाँ पे होता है, ब्रिक में होता है, किडनी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा पाया जाता है, एमिलेस पाया जाता है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉपियाँ कैसे लिखोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, प्यारे बच्चों समझ सकते हो क्या पूछा गया है कि ये सजीवों तथा निर्जीवों में दो प्रमुख अंतर को लिखिए। कैसे लिखेंगे कि सजीवों तथा निर्जीवों में दो अंतर यहाँ पे लिखेंगे कि सजीवों में जान होता है, जीवन होता है, जबकि निर्जीव में जीवन नहीं होता है। ठीक है, सजीव शोषण करते हैं जबकि निर्जीव शोषण नहीं करते, सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, शोषण को परिभाषित करिए। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि शोषण वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों को रासायनिक ऊर्जा को मुक्त करने से संबंधित होता है, उसी क्या बोलते हैं, शोषण क्रिया बोलेंगे। आगे समझ में आ गया। चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन पूछा गया एक खुले रंध्र। ठीक है, क्या बोला गया, डायग्राम, यानी कि खुले रंध्र का फिगर बनाना है। कैसे करोगे, इसको यहाँ पे देख लो, एक खुले यहाँ पे रंध्र का चित्र बनाया गया है। ये आंतरिक दीवार होता है, ये बाहरी दीवार होता है, यहाँ पे रंध्र दिखाई देंगे तो पोरस के रूप में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, समझ सकते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, या ये लिख सकते हो कि मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। अब करते हैं, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे कि पौधे जो होते हैं उसमें कैसे जल का परिवहन होता है। तो पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से जल का परिवहन और खनिज को अवशोषित करते हैं, और पौधे के तने, पत्तियां, फलों, ठीक है, जो भी फूल होते हैं आदि अन्य हिस्सों में इसे पहुँचाते हैं। जाइलम वाहिकाओं से होकर के जल और खनिज को पौधों की जड़ें से क्या हो जाता है, उसकी पत्तियों तक पहुँचा देता है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि गुणसूत्र किसे कहते हैं और मानव में लिंग निर्धारण कैसे कर सकते हैं, या अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब समझ लेते हैं भैया कि अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं। तो किसी भी प्रक्रम के दौरान अंत में बचने वाला अनुपयोगी जो हमारा शरीर होता है, जो हमारे शरीर में काम का नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव अजैव निम्नीकरणीय। दोनों के बारे में लिख देना, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सभी को बोर्ड में कापियाँ लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है, या तो पर्यावरण वाले करो या तो इसको करो, नहीं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, लिखने का तरीका ये होता है, सबसे पहले आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे परंपरागत ऊर्जा कौन कौन से होता है, जैसे जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, बिजली, सब क्या हो जाएंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हो जाएंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जिसको हम नहीं बना सकते हैं, इसको खुद नेचर ने दिया है। इस तरह से प्यारे बच्चों अगर कापियाँ लिखते हो तो बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब प्यारे बच्चों आइए हम बात करते हैं, आप लोग डायग्राम कैसे बनाओगे। तो डायग्राम बनाने का सिंपल तरीका है, जैसे आप सभी को बनाना है। ठीक है,
डायग्राम आपको कलम से बनाना है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो, नहीं तो पेंसिल से बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको उससे बोलेगा कि फ्लेमिंग के बाम हाथ का या दाएं हाथ का नियम बनाना है तो ये बनाना फिगर, आराम से बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से पेंसिल के माध्यम से बनाना, ठीक है। जो भी यहाँ पे डायग्राम है उसका ना यहाँ पे नाम लिखना, फिर यहाँ पे बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को डिटेल्स में दिखा देना है। इससे यहाँ पे देखो बताया गया है कि मनुष्य का सर्जी तंत्र दिखाया गया है, इसको देखो आराम से कितना बढ़िया से बनाया गया है, आराम से बनाना है, ठीक है, कोई परेशानियाँ नहीं होना है, दिक्कत नहीं होना है, आराम से बनाओ, टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, 3 घंटे का समय रहता है, ठीक है। इसी तरह से आप ये बना सकते हो कि विद्युत मोटर क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, अभी मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं इसको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में तक बने रहो। ये देखो अनंत पीरियड पे ये डायनेमो वाला है, जनरेटर वाला है, इसको भी फिगर यहाँ पे आराम से बना सकते हो। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें कुंडली लगी होती है, फिर यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है, फिर यहाँ पे बल्ब लगा दो, तंतु लगा दो, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको आप एक्स वाई को आपस में कनेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि हम अब इस जो हमारा विद्युत मोटर है, ठीक है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। और समझ लेते हैं भैया कि विद्युत मोटर क्या होता है। मोटर क्या होता है, सबसे पहले ये मोटर एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो विद्युत ऊर्जा को सीधे सीधे मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, किसमें, मैकेनिकल ऊर्जा में देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। फिगर देख लो, ये आपका नॉर्थ पोल, आपका साउथ पोल, इसमें कुंडली लगी होती है, ठीक है, आर्मेचर लगा होता है, इसमें बाइंडिंग की जाती है, और ये क्या हो जाता है भैया, ब्रूस और वलय के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ये ब्रूस हमारा ये क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल टार्क दिया जाता है, इनिशियल टार्क जब दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये हमारा ये नाचने लगता है, घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जब विद्युत बल जब आएगा, बल्ब में जब कपल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देख लेते हैं सिद्धांत क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके आगे उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बलून यानी कपल काम करना स्टार्ट कर देता है, और कुंडली घुमाने पर प्रयास रहता है, ठीक है, कुंडली को घुमाने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। और यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो घूमने लगती है। क्लियर, समझ में आ गया। और समझ लेते इसका कार्यविधि कैसे लिखेंगे कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बी और बी सी, देखो यहाँ पे ए बी और बी सी क्या हो जाते हैं भैया, बराबर होती है, और परंतु विपरीत दिशा में दो बलयुग में काम करते हैं। यहाँ पे दो कपल काम करेंगे जो कि इसको रोटेट कराने में काम करेंगे, समझ में हेल्प करेंगे, समझ में आ गया। ये बल जो होते हैं भैया बलयुग में कहलाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, कुंडली दक्षिणी दिशा से घूमने लगती है, क्या होती है, मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगती है, और कुंडली के साथ उसमें क्या होता है, उसके सिरों पर लगने वाला जो विभक्त वाले होता है वो अभी घूमने लगता है, ये वाला घूमने लगता है, और जब ये घूमेगा तो ये भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इससे विभक्त वाले की सहायता से धारा की दिशा और इस प्रकार रखी जाती है, कुंडली पर बल लगा करके एक ही दिशा में बार बार कार्य करवाया जा सके, और कुंडली में एक ही दिशा में घूमती रहती है। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को बोर्ड में कापियाँ लिखना है, और बोर्ड में कापियाँ भरने का तरीका मैंने कई बार बता रखा हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे रोल नंबर भरना, अंक में, यहाँ पे शब्द में, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे विषय का नाम, यहाँ पे प्रश्न पत्र, यहाँ पे संकेतांक भर देना है, परीक्षा के दिन यहाँ पे सोमवार भरोगे, ठीक है, यहाँ पे अपना डेट भर देना, प्रथम पाली भर देना, अपने केंद्र का नाम लिख देना। इस वाले सेक्शन को नहीं भरना, ठीक है, इस वाले सेक्शन को एग्जामिनर भरेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ऐसा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी, ठीक है। और भी कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी क्वेश्चन के डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, जितना बताया ना, जितना अपलोड किया हूँ, अगर आप सभी वीडियो को पढ़ के चले जाते हो तो गारंटी दे रहा हूँ बोर्ड में 95 लाइन्स कोई नहीं रोक सकता, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।